मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको BM या व्यवसाय अध्ययन है वो बेटा पढ़ा रहा हूँ। हमारा जो अध्याय है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, ये अध्याय चल रहा है। अभी तक हमने एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के विशेषता, उनके गुणों का अध्ययन किया था। कल हमने उसके गुणों का अध्ययन किया था, जैसे कि शीघ्र निर्णय। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में क्योंकि अकेला व्यक्ति है वो व्यापार को संचालित करता है, प्रबंधन करता है, नियंत्रण करता है, संचालन करता है, इसलिए जब भी कोई सलाह की आवश्यकता होती है उसे किसी दूसरे की सलाह की आवश्यकता रहती नहीं है, और वह स्वयं शीघ्र अतिशीघ्र है वो अपने हित में, अपने लाभ के लिए शीघ्र निर्णय कर सकता है। सूचना की गोपनीयता। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में सूचना है वो उस स्वामी, उस प्रबंधक, उस CEO, इसके अतिरिक्त जो उद्यमी है, जो अकेला व्यवसाय चला रहा है, वह सूचना उसी तक पूर्ण रूप से गोपनीय रहती है। तीसरा हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। एकल स्वामी जो होता है वो व्यवसाय में जो पूरा लाभ होता है उसको ग्रहण करता होता है, इसलिए वह अकेला ही स्वामी होता है, उसलिए उसे अपने लाभ को किसी के साथ बांटने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इससे उसे कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा है वो मिलती है। उपलब्धि का एहसास। अपने स्वयं के लिए काम करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है। उसे लगता है कि मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ, अपना मेरा खुद का व्यवसाय है। ऐसे नौजवान उद्यमी है ये सोचकर अपना खुद का व्यवसाय है वो शुरू कर सकते हैं। उसमें आत्मसम्मान, आत्मगौरव का भाव है वो आता है, और ये लाभ होता है तो उसमें अपनी उपलब्धि का एहसास होता है। अंत में पॉइंट कौन सा था? स्थापित करने और बंद करने में सुगमता। तो व्यवसाय में प्रवेश के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि एकल स्वामित्व व्यवसाय में कम से कम वैधानिक आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे व्यवसाय को शुरू करना, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को शुरू करना और समाप्त करना बहुत ही आसान होता है। हाँ, कुछ व्यवसाय में लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको बंद करने से पहले सूचना देनी होती है। अन्यथा एकल स्वामित्व व्यवसाय, चाहे वो नाई की दुकान हो, चाहे वो फुटकर दुकान हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, ये सब के सब एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के उदाहरण हैं। तो एकल स्वामित्व को शासित करने के लिए अलग से कोई कानून ही नहीं है बेटा, इसलिए इसका स्वरूप है कि इसमें कम से कम नियम होते हैं, इसलिए इसे शुरू करना और बंद करना बहुत सरल है। अब हम इसकी सीमाओं का अवलोकन करेंगे कि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या ऐसे कुछ नियम हैं जो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के आड़े आती हैं। हमने लाभ की चर्चा की, तो केवल लाभ ही लाभ है क्या? नहीं, उसकी कुछ सीमाएं भी है। लाभ के होते हुए भी एकल व्यवसाय के कुछ, एकल स्वामित्व जिसमें अकेला व्यक्ति स्वामी होता है, मालिक होता है, प्रबंधक होता है, संचालक होता है, नियंत्रक होता है, इसकी कुछ सीमाएं भी है। पहली क्या है? सीमित संसाधन। एक साझेदारी व्यवसाय में अनेक साझेदार मिलकर वह व्यवसाय शुरू करते हैं, जबकि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को एक अकेला व्यक्ति शुरू करता है। तो साझेदारी में सबकी संयुक्त पूंजी होती है, जबकि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में उसकी खुद की पूंजी होती है। इसलिए
जो एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय है वह उसके खुद के संसाधन, अपनी खुद की बचत, अपने खुद के संसाधन, अपनी बचत और दूसरे से ऋण लेने तक ही सीमित है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत बचत और दूसरे से ऋण लेने तक ही ये सीमित रहता है। बैंक एवं दूसरे ऋण देने वाले संस्थान एकल स्वामी को दीर्घ अवधि ऋण देने में संकोच करते हैं। उसके पास संसाधन के सीमित स्रोत होते हैं, जबकि दूसरी ओर जो साझेदारी व्यवसाय होता है उसमें कई स्वामी अपने मिलकर संसाधन, अपनी पूंजी जुटाते हैं। तो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में पूंजी की सीमितता, पूंजी की सीमितता एवं पूंजी की सीमितता एवं स्रोतों की कमी होती है। पूंजी की सीमितता एवं स्रोतों की कमी होती है, कम स्रोत होते हैं, कमी होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सीमित संसाधन एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में, मैंने बेटा लिखा इसमें पूंजी की सीमितता होती है और स्रोतों की कमी होती है। व्यापार का आकार बेटा छोटा रहता है। व्यापार का आकार क्या होता है? छोटा होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। व्यापार का आकार है वो छोटा रहता है और उसके विस्तार की संभावना कम होती है। व्यापार का आकार भी छोटा होता है और उसके विस्तार की संभावना भी कम होती है। इसका कारण, क्योंकि विस्तार है वो अकेला व्यक्ति अपनी कितनी पूंजी लगाएगा, अपने कितने संसाधन खर्च करेगा। ऐसे अकेले स्वामित्व वाले व्यवसाय को बैंक भी ऋण देने से संकोच करते हैं, डरते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति के कुछ हो जाए, स्वामी के कुछ हो जाए, प्रबंधक के कुछ हो जाए, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है, अतः उसका व्यवसाय डूबने का डर रहता है। ऐसे में वो अपने सीमित संसाधन, अपने सीमित पूंजी और अपने सीमित ऋण के स्रोतों से अपने व्यवसाय को संचालित करता है। तो इसका एक कारण संसाधनों की कमी होती है और उसका अभाव होता है। व्यवसायिक इकाई का सीमित जीवन काल। दूसरा जो सीमा कौन सी है? व्यवसायिक इकाई। एकल स्वामित्व वाले जो व्यवसाय हैं वो अपने मालिक, सीईओ, प्रबंधक, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, जब तक वो है तब तक वो व्यवसाय चलता है। उनके नहीं रहने पर या उनकी मृत्यु होने पर एकल स्वामित्व व्यवसाय वह स्वतः समाप्त हो जाता है। तो व्यवसायिक इकाई का सीमित जीवन काल, जब तक मालिक है, उसका अच्छा स्वास्थ्य है, तब तक व्यवसाय चलता है। जब तक वो मालिक है, जब तक उसका मालिक जीवित है, तब तक व्यवसाय है। और जब मालिक के यदि कुछ हो जाए तो व्यवसाय भी समाप्त हो जाता है। तो व्यवसायिक इकाई का सीमित जीवन काल, जब तक स्वामी या मालिक जीवित है तब तक वह व्यवसाय चलता है। और यदि स्वामी या मालिक के कुछ हो जाए, स्वामी या मालिक के कुछ हो जाए, ऐसी स्थिति में व्यवसाय है वो समाप्त करना होता है, वो व्यवसाय है वो समाप्त करना पड़ता है। तो कानून की दृष्टि में स्वामी एवं स्वामित्व दोनों ही एक माने जाते हैं। स्वामी की यदि मृत्यु हो जाए, यदि स्वामी दिवालिया हो जाए, यदि या बीमारी से व्यवसाय प्रभावित होता है तो इससे वह बंद भी हो सकता है। तो कानून की दृष्टि में स्वामी और स्वामित्व दोनों ही एक माने जाते हैं। यदि स्वामी की मृत्यु हो जाए, यदि वो दिवालिया हो जाए, मैंने आपको बताया था, या बीमारी की अवस्था में, या स्वामी के बीमार होने पर उसका सीधा सीधा दुष्प्रभाव उसके व्यवसाय पर पड़ता है और कई बार तो व्यवसाय है वो बंद भी हो जाता है। तो व्यवसायिक इकाई अपने मालिक के स्वास्थ्य, अपने प्रबंधक, अपने सीईओ, अपने प्रबंधक व्यवसायी, अपने उद्यमी के स्वास्थ्य लाभ पर निर्भर करती है। यदि उद्यमी का स्वास्थ्य लाभ अच्छा है और उसे व्यवसाय चलाना आता है तब तक व्यवसाय जीवित है।
यदि स्वामी की और उद्यमी की या सीईओ या प्रबंधक की मृत्यु हो जाए, या वो पागल हो जाए, या दिवालिया हो जाए, या बीमार हो जाए, तो ऐसे समय में व्यवसायिक इकाई है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है और कई बार व्यवसायिक इकाई है वो बंद भी हो सकती है। असीमित दायित्व, तीसरा हमारा बिंदु क्या है? असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में दायित्व है वो बेटा असीमित होते हैं। असीमित दायित्व, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में दायित्व है वो उनकी कोई सीमा नहीं है। एकल स्वामित्व की एक हानि ये भी है कि स्वामी या मालिक, प्रबंधक या सीईओ, स्वामी का असीमित दायित्व, स्वामी का असीमित दायित्व। यदि व्यापार में असफलता रहती है और लेनदारों का कर्जा चुकाने पाने की स्थिति में स्वामी, मालिक या प्रबंधक या सीईओ नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में लेनदार क्या करते हैं? अपनी लेनदारी लेने के लिए उस व्यवसाय की परिसंपत्ति, बल्कि यहाँ तक कि स्वामी को अपनी निजी संपत्तियों से भी वसूल कर सकती हैं। यानी स्वामी या मालिक को अपनी निजी संपत्ति, अपनी कार, अपना घर, अपना प्लॉट, अपना मकान, अपना खेत, अपनी समस्त देनदारियों को चुकाने के लिए गिरवी रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है। तो असीमित दायित्व है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमने 3 बिंदुओं का बेटा अभी तक अध्ययन कर लिया है। सीमित संसाधन, व्यवसायिक इकाई का सीमित जीवन काल और असीमित दायित्व। यदि व्यापार में असफलता मिलती है और लेनदारों की भीड़ लग जाती है, तो उस व्यवसायी को, उस उद्यमी को, उस एंटरप्रेन्योर को अपनी लेनदारी को चुकाने के लिए, अपनी देनदारी को चुकाने के लिए अपनी निजी संपत्ति को भी बेचना पड़ सकता है। एक भी गलत निर्णय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण स्वामी पर भारी वित्तीय भार पड़ सकता है। यदि स्वामी कोई गलत निर्णय करता है या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण स्वामी पर भारी वित्तीय भार पड़ता है, इसी कारण से एकल स्वामी परिवर्तन तथा विस्तार का जोखिम उठाने के लिए कम ही तैयार रहता है, क्योंकि घाटा होगा तो समस्त बोझ भी उसे सहन करना पड़ेगा। यदि कंपनी बंद हो जाएगी तो उसे समस्त लेनदारी और देनदारी के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। इसी कारण जो एकल स्वामी होता है वो परिवर्तन के लिए हमेशा हिचकिचाता है और अपनी कंपनी का विस्तार का जोखिम है वो कम ही लेने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंदर यदि अपनी लेनदारी, यदि उसके ऊपर ऋण है और ऋणकर्ता उसे परेशान करते, तो उसे अपनी निजी संपत्ति, अपनी कार, अपने प्लॉट, अपने मकान, अपने खेत, अपनी ज़मीन जायदाद है वो बेचने तक पड़ सकते हैं। इसीलिए जो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय होते हैं उसमें एकल स्वामी हमेशा क्या करता है? परिवर्तन के प्रति उदासीन रहता है और जोखिम उठाने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं है वो व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ जाए। सीमित प्रबंध योग्यता, चौथा हमारा बिंदु है सीमित प्रबंध योग्यता। सीमित प्रबंध योग्यता, सीमित प्रबंध योग्यता, सीमित प्रबंध योग्यता। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में, क्योंकि व्यवसाय को चलाने वाला एक अकेला व्यक्ति है, वही सभी निर्णय करता है, क्योंकि उसके व्यापार का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, इसलिए उसकी जो प्रबंधकीय क्षमता है, उसकी जो योग्यता है वो भी सीमित ही रहती है। स्वामी पर प्रबंधक संबंधी कई उत्तरदायित्व रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, जैसे क्रय विक्रय, वित्त आदि का प्रबंधन करना, संचालन करना। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ हो। क्रय विक्रय करना, एक अकेला व्यक्ति क्या क्या करेगा? प्रबंध करेगा, संचालन करेगा, नियंत्रण करेगा, प्रबंधन करेगा, क्रय विक्रय करेगा, वस्तु सामान को बेचेगा, क्या क्या करेगा। तो उसकी योग्यता है वो बेटा
एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में उसकी योग्यता वो कुंठित हो जाती है, उसमें प्रबंधकीय कौशल वैसा नहीं निखर पाता है जो अन्य व्यवसायों में होता है। संसाधनों की कमी रहती है, वो अकेला अपनी पूंजी जुटाता है, अपने अकेले मेहनत करता है, अपने संसाधन जुटाता है, अपने ऋण की व्यवस्था करता है, क्योंकि बैंक ऐसे एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को ऋण देने से कतराती हैं। संसाधनों की कमी के कारण वह गुणी और महत्वाकांक्षी कर्मचारियों को न तो भर्ती कर सकता है, जो योग्य क्षमता युक्त कर्मचारी होते हैं उनको न तो वो भर्ती कर पाता है और न ही उन्हें रोके रख सकता है, क्योंकि वो तो ज़्यादा पैसा मांगेगी, जो तो ज़्यादा तनख्वाह मांगेगी। इसलिए ऐसे कर्मचारियों को न तो भर्ती कर सकता है और न ही उन्हें रोके रख सकता है। तो उसकी जो सीमित प्रबंध योग्यता है, स्वामी पर प्रबंध संबंधी कई उत्तरदायित्व रहती है। जैसे अकेला व्यक्ति ही स्वामी है, अकेला मालिक है, अकेला ही सीईओ प्रबंधक है, मुख्य प्रबंधक है, इसलिए उसे कई काम करने पड़ते हैं। इसको प्रबंधन, संचालन, नियंत्रण, कर्मचारियों की भर्ती, योग्यता, क्रय विक्रय, वित्त, ऋण आदि की व्यवस्था, समस्त व्यवस्था उसे करनी पड़ती है। इसीलिए शायद वह श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो उसके काम करने वाला व्यक्ति है, अपने सीमित संसाधनों के कारण न तो बैंक उसे ऋण देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसके पास अपने निजी आय के स्रोत कम होते हैं, इसलिए वह अपने विस्तार करने से भी हिचकिचाता है। इसलिए उसका जो दायित्व है सीमित प्रबंध की योग्यता, उसमें जो प्रबंध की योग्यता के गुण होते हैं, जैसे कि क्रय विक्रय करना, वित्त प्रबंधन करना, वित्त की व्यवस्था करना, ये उसके सीमित हो जाती हैं। तो संसाधनों की कमी के कारण वो क्या कर सकता है, वो गुणी और महत्वाकांक्षी कर्मचारी है, न तो उनकी आवश्यकता को पूरा कर सकता है और न ही उन्हें रोके रख सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा मांगते हैं, ज़्यादा तनख्वाह मांगते हैं। इसलिए वो कम तनख्वाह वाले, कम योग्यता वाले व्यक्तियों को भर्ती करता है, और जब कम योग्यता वाले जो व्यक्ति भर्ती हो जाते हैं उनमें प्रबंध के गुण कम होते हैं, मैनेजमेंट के गुण कम पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं वो कंपनी को या एकल स्वामित्व वाली कंपनी को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। एकल स्वामित्व वाली कंपनी का विस्तार है, उसकी संभावना कम ही रहती है, क्योंकि एक तो खुद स्वामी, एकल स्वामी और उसके कर्मचारी, उनकी सोच लगभग एक जैसी हो जाती है। इसलिए वह रिस्क लेने, ऋण लेने, कंपनी का विस्तार करने, इनके बारे में सोचता नहीं है। इनसे सोचने से पहले, इनको विस्तार करने से पहले, कंपनी का विस्तार करने से पहले, बिक्री बढ़ाने से पहले, उत्पादन बढ़ाने से पहले वह 100 बार सोचता है, और यह उसे विश्वास नहीं होता कि उत्पादन बढ़ने से, या यदि वो उत्पादन में वृद्धि करेगा तो उसका सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो संसाधनों की कमी और योग्यता की कमी के कारण वह गुणी और महत्वाकांक्षी कर्मचारियों को न तो भर्ती कर पाता है और न ही उन्हें रोके रख सकता है। तो सारांश क्या बेटा, एकल स्वामित्व के दोषों के होते हुए भी अनेक उद्यमी, लेकिन सबसे सफल व्यवसाय भी बेटा यही है। चाहे हम इसकी कितनी सैकड़ों आलोचना करें, लेकिन एकल स्वामित्व व्यवसाय का सबसे प्रसिद्ध और सफल रूप है। एकल स्वामित्व है, उसमें अनेक कमियां हमें पता है, दोष है, लेकिन अनेक उद्यमी इसी को अपनाते हैं। दोषों के बावजूद अनेक उद्यमी जो अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अनेक उद्यमी एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को अपनाना पसंद करते हैं, उसे अपनाना पसंद करते हैं। दोषों के बावजूद, कमियों के बावजूद अनेक उद्यमी, अनेक एंटरप्रेन्योर जो समाज में नए आए हैं, जो प्रबंध की कौशल वाली एग्जाम दे के पढ़कर आए हैं, वो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को ही अपनाना पसंद करते हैं।
इसमें हमें पता है कि कई कमियां हैं, क्योंकि लेकिन ये उन व्यवसायों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। ये उन व्यवसायों के लिए सबसे श्रेष्ठ है जिन व्यवसायों का आकार छोटा है, जिन व्यवसायों का आकार है वो छोटा है, या आकार है वो छोटा है, जिसमें कम पूंजी लगी होती है, कम पूंजी निवेश होता है, कम पूंजी निवेश होता है, और ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध रहता है। ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में हमें पता है कि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में लाखों कमियां होगी, लेकिन अधिकतर स्वामित्व वाले इसे ही अपनाना है, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को ही अपनाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका आकार छोटा है, इसमें कम पूंजी निवेश होता है, कम ऋण लेना पड़ता है, और इसमें क्योंकि वह उसका अपने ग्राहकों से, क्योंकि वह अपने प्रत्येक ग्राहक को जानता है, उद्यमी व्यवसायी एंटरप्रेन्योर है, वो अपने प्रत्येक ग्राहक को जानता है, उससे संपर्क रखता है, उससे व्यापारिक उससे संपर्क रहता है। इसलिए ग्राहकों से उसका प्रत्यक्ष संपर्क रहने के कारण ग्राहकों की आवश्यकता की ज़्यादा संतुष्टि है वो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में ही संभव है। इसलिए कमियों के बावजूद भी यह व्यापार का सबसे श्रेष्ठ रूप है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और जहां ग्राहकों से व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम है जिनका आकार छोटा, जिसमें कम पूंजी लगी होती है, और इसमें ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। तो बेटा आज मैंने आपको इसके एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के दोषों के बारे में बताया है। इसको लिखना, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।